जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं संविधान में हमारा ये तीसरा वीडियो है। तो हमने 2 वीडियो पहले से ही संविधान के बना दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग हमारे उन दोनों वीडियो को देखें, फिर हमारा ये तीसरा वीडियो देखें, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए और पूरी जानकारी आप लोगों को मिल सके। तो देख लेते हैं संविधान। तो आज हमारा संविधान में टॉपिक रहेगा संविधान की अनुसूचियाँ। ठीक है, संविधान की अनुसूचियों के बारे में आज हम देखेंगे आज में टॉपिक में। तो पहली अनुसूची जो है, ये संविधान की पहली अनुसूची है। इसमें पहली अनुसूची में सभी राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। किसमें? तो पहली अनुसूची में सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण दिया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतनों का वर्णन किया गया है। किसमें? तो दूसरी अनुसूची में क्या है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के आदि के वेतन एवं भत्तों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अनुसूची 3, तो अनुसूची 3 है। अनुसूची 3 में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। क्या है? अनुसूची 3 में शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप दिया गया है। तो किसमें है? अनुसूची तीसरी है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो इसमें राज्यसभा, विधानसभा एवं लोकसभा के बारे में इसमें दिया गया है। तो राज्यसभा क्या है? चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ओके, किसमें? तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है चौथी अनुसूची में। देख लेते हैं पाँचवीं। तो पाँचवीं अनुसूची क्या है? तो पाँचवीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध इसमें दिया गया है। किसमें? तो अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध इसमें दिया गया है अनुसूची 5 में। ठीक है। अनुसूची 6, तो अनुसूची 6 के अंतर्गत क्या दिया गया है? तो अनुसूची 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है। ठीक है, तो इसमें भी उपबंध ही हैं, पर इसमें कौन सा उपबंध है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजाति हैं उनके क्षेत्रों के बारे में, प्रशासन के बारे में उपबंध इसमें दिया गया है अनुसूची 6 में। 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची क्या है? तो 7वीं अनुसूची हमारी हो जाती है संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में। ठीक है, क्या है? और 7वीं अनुसूची में संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। किसमें? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में जो भाषाएं हैं कितनी हैं? तो हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान में 22 भाषाओं का क्या है? उल्लेख किया गया है। तो जो भाषाएं हैं वो हमारे किस अनुच्छेद में मिलती हैं? तो भाषाओं का उल्लेख हमारे अनुच्छेद 343 में मिलता है। ठीक है, 343 अनुच्छेद में मिलता है। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में दिया गया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। तो अगला हो जाएगा अनुसूची 9वीं। तो 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित जो है बातें बताई गई हैं। जिसमें तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी सभी बातें बताई गई हैं। 10वीं अनुसूची देख लेते हैं। 10वीं अनुसूची में दल बदल। ठीक है, दल बदल, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल रोकने से संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। क्या है? तो 10वीं अनुसूची में दल बदल संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, रोकने संबंधी प्रावधान दिए गए हैं 10वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ। ठीक है, क्या है? पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व। तो 11वीं अनुसूची में क्या होता है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व इसके दिए हुए हैं। तो किसमें है? ये 11वीं अनुसूची में हो जाते हैं। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ, अधिकार और उनके उत्तरदायित्व आते हैं। किस में आते हैं? तो ये 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका के बारे में उसकी शक्तियाँ और उसके उत्तरदायित्व दिए जाते हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में और उनके दायित्व, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियाँ
तथा अधिकार तथा उसके उत्तर मतलब उत्तरदायित्व जो होते हैं वो इसमें दिए होते हैं। देख लेते हैं अब हमारे शुरू होते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो भी हमारे संविधान से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टोटल हम सभी संविधान के जो भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं पहला अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 में संघ तथा उसके संघ का नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया है। क्या है? अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 देख लेते हैं। तो यहाँ नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये सब होता है, ठीक है। क्या है? तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण किया जा सकता है और जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों एवं सीमाओं के बारे में जो मतलब घटाना बढ़ाना ये भी अनुसूची 3 के अंतर्गत ही किया जाता है। ओके, अगला देख लेते हैं। अगला है अनुच्छेद 11। तो अनुच्छेद 11 जो है ये संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमित किया जाना है, ठीक है। तो अनुसूची जो 11 है, अनुसूची क्या है? अनुसूची 11 के द्वारा नागरिकता के अधिकार क्या है? नागरिकता के अधिकार ओके को नियमित किया जाना इसमें दिया गया है। ओके, तो देख लेते हैं अनुसूची क्या है। तो अनुसूची है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 द्वारा है विधि के समक्ष समता। ओके, विधि के समक्ष समता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता हो जाता है। अनुच्छेद 15 क्या है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये किस में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 15 के अंतर्गत बताया गया है कि धर्म, मूल वंश और जाति के अनुसार पर जो भेदभाव है वो भेदभाव कोई नहीं कर सकता है। किसमें? तो ये शक्ति हमें दी गई है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा हो जाता है, अगला है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत क्या है? अस्पृश्यता का अंत, ठीक है। क्या है? छुआछूत, ये भी जो है ये अस्पृश्यता है जो ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत दी गई है। अस्पृश्यता का अंत जो है ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 18। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, ठीक है। क्या है? तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया, ठीक है। जो क्या है? तो इसमें उपाधियों का अंत कर दिया गया। अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 में है कारखानों आदि में 14 वर्ष तक के बालकों का नियोजन पर प्रतिषेध, ठीक है। तो जो है अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो 14 साल से बच्चे कम उम्र के हैं वो अगर फैक्ट्री में काम करते मिल गए, ठीक है, तो फैक्ट्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में इसमें दिया गया है अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक कार्यों में क्या है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। तो धार्मिक कार्यों में जो धार्मिक कार्य होते हैं उनको आप अनुच्छेद 26 के अंतर्गत कर सकते हैं, ठीक है। उनका आप लोगों को स्वतंत्रता उनके मतलब करने में दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 29। तो अनुच्छेद 29 क्या है? अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण। ये किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद 29 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 32। प्रदत्त अधिकारियों को क्या है? प्रवर्तित करने के लिए उपचार, ठीक है। प्रदत्त अधिकारियों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 39 का। तो इसमें है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता। ये अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत मिलती है, ठीक है। क्या होता है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता ये अनुच्छेद 39 का के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को दी जाती है। अनुच्छेद 40 इसमें ग्राम पंचायतों का संगठन या उसके बारे में दिया गया है। क्या है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में दिया गया है। अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या हो जाता है? तो अनुच्छेद 44 हो जाता है। क्या है? अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या है? तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता ये अनुच्छेद 44 कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 44 कहता है कि प्रत्येक नागरिक के लिए समान सिविल संहिता ये अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को दी जानी चाहिए। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। क्या है ये? तो अनुच्छेद 45 ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, तो अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन दिया गया है। अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है, किसके अंतर्गत? तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का, ठीक है, अनुच्छेद 48 का है, इसमें पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन का वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है, तो ये सब अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत दिया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्या है? अनुच्छेद क्या है? 49, तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है, तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना होगा। इसमें आप तोड़-फोड़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका संरक्षण आपको करना पड़ेगा। अनुच्छेद 51 का, इसमें हमें है मूल कर्तव्य, ठीक है, तो इसमें अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, तो भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत दी जाती हैं, ठीक है। अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में इसमें दिया गया है। अनुच्छेद 54, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन किन किन विधियों से किया जाता है और कौन कौन इसमें भाग लेता है, इसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 61, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 63, तो भारत का उपराष्ट्रपति, तो अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति की जो गठन के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64, तो अनुच्छेद 64 में राष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 64 के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन उपसभापति होता है, तो उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। अनुच्छेद 66, तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये अनुच्छेद 66 के अंतर्गत मिलता है। किसमें मिलता है? तो अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मिलता है। अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 76 क्या है? तो ये भारत का महान्यायवादी, ठीक है, क्या है? भारत का महान्यायवादी, तो ये 76, तो इसमें महान्यायवादी, तो इसमें जो है भारत का महान्यायवादी, तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत महान्यायवादी के बारे में बताया गया है। तो किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अनुच्छेद 79 संसद का गठन, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन किया गया है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं। और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना, ठीक है, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा के बारे में, इसमें संरचना के बारे में बताया गया है। अगला देखते हैं, तो अगला हो जाता है हमारा क्या है? अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो क्या है? 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है, तो इसके बारे में अनुच्छेद 87 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 89, तो 89 में क्या है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इसके बारे में अनुच्छेद 89 में दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 93 लोकसभा का अध्यक्ष, क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 93 में लोकसभा अध्यक्ष के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं अगला, तो अगला क्या है? जो भी महत्वपूर्ण है उन्हीं के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ये देखें, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 98, तो अनुच्छेद 98 में भारत का सचिवालय, ठीक है, संसद का सचिवालय जो है इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 98 के अंतर्गत। अनुच्छेद 109, तो अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रक्रिया जो है ये अनुच्छेद 109 में दी गई है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 110, तो इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, तो हम 110 अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा देखते हैं। अनुच्छेद 117,
इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। क्या है? अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। क्या है? अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और उसके गठन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 124 में न्यायाधीशों के वेतन आदि दिए गए हैं। किसमें? तो अनुच्छेद 125 में। ठीक है, अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति को शक्ति। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति जो परामर्श करते हैं उसके बारे में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बताया गया है। देख लेते हैं अगला। तो अगला क्या है? अगला हमारा हो जाता है अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में अनुच्छेद 148 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 153 राज्य का राज्यपाल। ठीक है, तो राज्यों के राज्यपाल के बारे में अनुच्छेद 153 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल के बारे में दिया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 155। तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 में दिया गया है। किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें? तो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 155 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 170 तो देख लेते हैं। अनुच्छेद 170 में क्या बताया गया है? तो इसमें विधानसभाओं की संरचना। ठीक है, अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 171 इसमें विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, 70 में विधानसभाओं की संरचना और 71 में विधान परिषदों की संरचना के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 178 तो इसमें क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, इसके उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, किसके? तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसके बारे में अनुच्छेद 178 में दिया गया है। फिर क्या है? अनुच्छेद 214। तो अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्चतम न्यायालय जो उच्च न्यायालय है उसके बारे में बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। फिर अगला है अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 में जिला राज्यों की नियुक्ति। ठीक है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। किसमें? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 233 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 244 तो अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसके बारे में बताया गया है। किसमें? तो अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, इसमें बताया गया है। अगला हो जाता है अनुच्छेद 267। तो इसमें आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिकता निधि है उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 इसमें वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। ठीक है, भारत सरकार द्वारा जो भी व्यापार किया जाता है उसमें उधार लिया जाता है, उसके बारे में अनुच्छेद 292 में वर्णित किया जाता है। 312 में अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, क्या है? 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में दिया गया है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित हो जाता है। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है? अगला हो जाएगा अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। तो लोक सेवा आयोग के बारे में 315 अनुच्छेद में बताया गया है। अनुच्छेद 324 तो 324 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट ही है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में किया गया है? तो ये 324 में। अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति। अगला है अनुच्छेद 341। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। अगला है 343, तो संघ की राजभाषा, ठीक है। तो संघ की राजभाषा हिंदी, ठीक है। तो ये इसमें हिंदी के बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है, कि हिंदी की कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं और इसमें 18 बोलियां हैं, ठीक है। और ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को रखा गया है, ठीक है। तो क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी के रूप में इसका वर्णन मिलता है। अगला देखते हैं, अगला हो जाता है अनुच्छेद 345, राज्य की राजभाषा एवं राजभाषाएं, ठीक है। राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, इसके बारे में अनुच्छेद 345 के अंतर्गत बताया गया है। अगला देखते हैं अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा, ठीक है। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है, ठीक है। अगला है अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के दशा में उपबंध व राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो अनुच्छेद जो तो है 356, वो क्या होता है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के कारण जो दशा होती है वो उपबंध में राष्ट्रपति शासन लगता है, वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगता है। अनुच्छेद 360, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, ठीक है। तो जब वित्तीय आपात लग जाता है, ठीक है, क्या है, वित्तीय आपात हो जाता है या आपातकाल लगता है, क्या होता है, तो वित्तीय आपात होता है। तो ये किस में है, तो ये 360 के अंतर्गत, ठीक है। अगला देखते हैं, तो अगला क्या है, अनुच्छेद 368, संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियों के और उसके लिए प्रक्रिया, ठीक है। यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 368 में क्या दिया गया है, तो ये संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्तियां और उसके लिए प्रक्रिया, इसके बारे में इसमें बताया गया है। अनुच्छेद 370, तो इसमें जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा, ठीक है। ये 370 अब हट गया है, ठीक है। 370 ये अब हट गया है। तो ये अब इसमें ये जो जम्मू कश्मीर है, इसे यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसमें अनुच्छेद 370 के अंतर्गत, ठीक है। अगला देख लेते हैं। तो आज के क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।